जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एसईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उसका आज का हमारा ये 11वां लेक्चर है, जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को दोस्तों, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है। कहता है कि देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब और कहां मनाया गया था। ऑप्शन है आपके 1995 में इंदौर में, 1995 भोपाल में, 1995 खजुराहो में, या 1998 भोपाल में। दोस्तों सही उत्तर है आपका दोस्तों 1995 भोपाल में। याद रखिएगा, देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में भोपाल में मनाया गया था। ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन से युवा महोत्सव का प्रारंभ होता है और पहली बार 1995 में मनाया गया था। हाल ही में इसका 26वां संस्करण था दोस्तों, याद रखिएगा। 26वां इसका संस्करण जो था वो 2023 में पूर्ण हुआ है। और इसका जो 26वां संस्करण है ना दोस्तों, ये कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में जगह का नाम है हुबली, और ये धारवाड़ क्षेत्र में आता है कर्नाटक में। तो यहाँ मोदी जी की मौजूदगी में ये जो महोत्सव है वो कर्नाटक में आयोजित किया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आप बताएंगे कर्नाटक हुबली में, धारवाड़ में मनाया गया है। कब? तो याद रखिएगा 12 से 16 जनवरी के बीच, 12 से 16 जनवरी 2023 में। ये 26वां संस्करण था इसका, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। पहली बार कब बना था? 1995 में। और दोस्तों 12 जनवरी याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। 12 जनवरी में 1863 को कलकत्ता में, याद रखिए, कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 4 जुलाई को 1902 में वेलूर मठ में, याद रखिए वेलूर मठ जो है वो भी बंगाल में ही है, यहां इनकी मृत्यु हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी रहे दोस्तों, वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़े आदर्श रहे, इसलिए इनके जन्मदिन को युवा दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन हम लोग, याद रखिए, युवा दिवस जो मनाते हैं ना, युवा दिवस, ये युवा दिवस का जो प्रारंभ है वो हुआ था दोस्तों 1984 से। पहली बार 1984 में घोषणा हुई थी कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाएंगे। और उसके बाद 1985 में पहली बार इसको सेलिब्रेट भी किया गया था। तो इस बार भी बड़े धूमधाम से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी आयोजित किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 1 मई को 1897 में रामकृष्ण मिशन, याद रखिए, रामकृष्ण मिशन जो है उसका प्रारंभ किया था। ये भी कलकत्ता से किया था, और इसी समय उन्होंने वेलूर मठ की स्थापना भी यहां पर की थी। स्वामी विवेकानंद जी 1 से लेकर 13 सितंबर के बीच की दोस्तों बात याद रखिएगा, 1893 में शिकागो गए थे, और शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो था उसमें भाग लिया था, और सभी को भाई और बहनों कहकर संबोधित किया था, जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। क्लियर? स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि इनका नाम जो रहा है, वास्तविक नाम जो रहा है वो रहा है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम रहा, लेकिन राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी। अब जो खेतड़ी के राजा थे ना, उनका नाम था अजीत सिंह। तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी ने क्या किया, इन्हें विवेकानंद का नाम दिया था। तो कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नरेंद्र नाथ दत्त मतलब स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद का जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो अजीत सिंह जो खेतड़ी के राजा थे राजस्थान के, उन्होंने दिया। बराबर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, 27 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत में जो युवा संसद समारोह है वो भी आयोजित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि युवा संसद समारोह कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 27 फरवरी 2019 को। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे और बाकी चीजें रही। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान स्थित हैं। ऑप्शन है भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में, या ग्वालियर में। सही उत्तर है आपका दोस्तों इंदौर में। आईआईएम और आईआईटी अगर हम दोस्तों दोनों देखें तो दोनों इंदौर में है, और इंदौर एकमात्र शहर है जहां पर ये दोनों संस्थान मिलते हैं। बराबर, अगर हम लोग बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी की स्थापना मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई थी 2009 में,
और अगर हम बात करें आईआईएम की दोस्तों, तो आईआईएम जहां पर बनाया गया था 1996 के आसपास। देश में अगर हम इस समय बात करें तो लगभग 23 आईआईटी और 20 के आसपास आपको आईआईएम देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रथम की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रथम आईआईएम जो रहा वो 1961 यहां पे आपको कलकत्ता में दिखाई पड़ता है, और इसी समय आपको 1961 में ही अहमदाबाद में भी दिखाई पड़ता है, बराबर। इसके बाद देखें आईआईटी का दोस्तों, तो आईआईटी जो है वो 1951 में बंगाल में जो खड़गपुर है, तो खड़गपुर आईआईटी जो है ना दोस्तों, वो पहला आईआईटी था भारत का। क्लियर। तो ये आईआईटी के बारे में हम लोगों ने बात किया, आईआईएम के बारे में बात किया। एग्जाम में अगर पूछे मध्य प्रदेश में कहां है, तो याद रखिएगा इंदौर में आईआईएम भी है और आईआईटी भी है, जो 2009 में और 1996 में स्थापित किए गए हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है उज्जैन, रायसेन, मंदसौर, खंडवा। दोस्तों याद रखिए मंदसौर जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करता है। अफीम का उत्पादन मंदसौर में तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा नीमच और रतलाम में भी आपको अफीम का उत्पादन देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक की बात की गई इसलिए आप किसका नाम लेंगे? मंदसौर का नाम लेंगे। मंदसौर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका पुराना नाम आपको देखने को मिलता है दसपुर। क्लियर। और यहां पर आपको मंदोदरी का मायका भी दिखता है। रावण की पत्नी मंदोदरी जो है उनका संबंध मंदसौर से रहा है। भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर जो है दोस्तों वो मंदसौर में है, और ये शिवना नदी के किनारे पर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम दोस्तों अफीम की बात करें तो याद रखिएगा कि अफीम जो है एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो भारत में पहले से होता रहा है, लेकिन हम पहले की बात करें दोस्तों तो इसको जंगली पौधे के तौर पर देखा जाता था, इसका इतना यूज नहीं था। लेकिन हम लोग बाद में देखें तो मुगलों के समय से इसको नशीले पदार्थ के तौर पर प्रयोग किया जाने लगा। जब ब्रिटिश काल में आप आते हैं तो ब्रिटिश काल में इसके इस प्रकार से तस्करी को देखते हुए सरकार ने इसको लाइसेंस वाली प्रथा के अंतर्गत चालू कर दिया था। मतलब लाइसेंस प्रणाली अफीम की खेती के लिए ब्रिटिश सरकार का समय आया। जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद 1985 में भारत सरकार ने अधिनियम बनाकर इसको मादक पदार्थों की श्रेणी में शामिल कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट कदम आपको देखने को मिलता है। लेकिन अफीम जो है वो बहुत लंबे समय से भारत में होता है। अफीम की खेती की हम बात करें दोस्तों तो हर कोई अफीम की खेती नहीं कर सकता। अफीम की खेती अगर किसी को करना होता है तो उसके लिए भारत सरकार जो उससे पट्टा लेना पड़ता है। पट्टा कौन? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है ना, जो नारकोटिक्स विभाग है उसके अधीन होती है ये खेती, और इसके लिए सरकार पट्टे अलॉट करती है। और ये पट्टे अलॉट करने का काम दोस्तों 1997 के बाद से बंद कर दिया गया है। अब हर किसी को नए पट्टे नहीं दिए जाते। मतलब अगर आपको अफीम की खेती करना है तो आपको अफीम की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1997 से ये पट्टे नए रूप से अलॉट करना बंद कर दिए गए हैं। मतलब ये कि जो लोग पहले अफीम की खेती कर चुके हैं, जिनको पहले कभी पट्टा अलॉट हो चुका है, उन्हीं को सरकार ये पट्टे देती है। क्लियर। क्योंकि ये बहुत रिस्की व्यवस्था होती है इसीलिए। और अफीम की खेती क्यों की जाती है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो बोल सकते हैं औषधि है, औषधि उद्योग जो है आपका, मेडिसिन उद्योग जो है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। अफीम की जब खेती करते हैं ना दोस्तों, इसका बीज होता है। इस बीज को कहते हैं दोस्तों डोडा दाना। डोडा दाना कहा जाता है ना, इसके बीज को कहते हैं डोडा दाना। इसे आप आमतौर पर खसखस भी कहते हैं। क्लियर। इस बीज को बोया जाता है कब? तो याद रखिएगा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह के बीच में इसको बोया जाता है। लगभग 90 से लेकर 100 दिन में ये तैयार हो जाता है और इसको फिर काटा जाता है। काटेंगे कैसे? तो याद रखिएगा अफीम प्राप्त करने के लिए जो इसका जो फल होता है उस फल को भी आप कहते हैं डोडा, है ना, डोडा फल भी कहते हैं आप। और जो डोडा का जो फल होता है ना, उसको एक विशेष प्रकार के चाकू से, छोटा सा चाकू होता है, उसे किसान लोग क्या करते हैं, शाम के समय एक दिन पहले चीरा लगा देते हैं। एक अफीम के डोडा फल पे लगभग 4 से 5 चीरे लगाए जाते हैं। रात भर में देखते हैं, सुबह तक आते हैं, जब इसको देखते हैं तो रात भर में यहाँ पर एक दूध के जैसा तरल पदार्थ होता है, सफेद कलर का, वो निकलता है। बाद में उसको खरोचा जाता है और उसको इकट्ठा करके ही बोल सकते हैं अफीम की प्राप्ति होती है। मतलब जो डोडा से सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है तरल, वही अफीम होता है। क्लियर। और ये बहुत नशीली व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जैसे ही आप ये दूध और बाकी चीजों को प्राप्त कर लेते तो इसमें चेक किया, इसको जांच करवाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा नीमच जो है, यहाँ पर आपको एक एल्कोलाइट
फैक्ट्री देखने को मिलती है, संस्थान है। एक तो यहाँ पर एक गोरखपुर में है। अब देखिए कि यहाँ पर 2 कारखाने आपको देखने को मिलते हैं जहां पर इसकी जांच होती है। जांच करने के बाद फिर अफीम की व्यवस्था को देखा जाता है कि भाई किस प्रकार का है। और इसमें आपको दोस्तों याद रखिएगा कोडीन और मार्फिन, ये दोनों पदार्थ आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो कोडीन और मार्फिन की मात्रा होती है जो बड़े स्तर पर औषधि उद्योग में यूज किया जाता है। इसकी खेती की जाती है सबसे ज्यादा कहां पर, मंदसौर में। लेकिन याद रखिएगा हर कोई जो है वो अफीम की खेती नहीं कर सकता। जो सरकार है उसने 1997 से ही अफीम के नए पट्टे अलॉट करना बंद कर दिया है। अब पहले जिन्होंने कभी अफीम की खेती की होगी उन्हीं को ये दिया जाता है। क्लियर। और अफीम की जो फसल है दोस्तों वो रबी की फसल है, ठंड में बोई जाती है। ठंडी जो तापमान कम होगा उस तापमान में अफीम बेहतर होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके खजुराहो से, ओरछा से, महेश्वर से या उज्जैन से। याद रखिएगा दोस्तों इसका संबंध ओरछा से है। ओरछा वाले क्षेत्र में ही आपको 400 साल पुरानी, याद रखिएगा 400 साल पुरानी ये कहानी देखने को मिलती है, बराबर। और इसका संबंध कहीं ना कहीं याद रखिएगा जो वीर सिंह देव रहे हैं, वीर सिंह देव जो थे वो ओरछा के राजा थे और इनके पुत्र का नाम था हरदौल। क्लियर। तो इस समय की ये व्यवस्था है और बेसिकली आपको एक हरदौली की मनौती देखने को मिलती है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो रक्षाबंधन के अवसर पर होता है दोस्तों। ठीक है। और यहां पर आपको याद रखिएगा कि इनसे संबंधित, वीर सिंह देव से संबंधित है हरदौल की ये कहानी है, 400 साल पुरानी है। अगर हम ओरछा की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा ओरछा की स्थापना जो की गई थी वो प्रताप रुद्रदेव जो जूदेव थे, प्रताप रुद्र जूदेव जो थे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बेतवा नदी के किनारे पर है, बुंदेलों की राजधानी रहा है ओरछा, किसके द्वारा, प्रताप रुद्र जूदेव के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये निवाड़ी में है वर्तमान में। कहां है? निवाड़ी में है। रामलला के मंदिर के लिए, जहांगीर महल के लिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए फेमस है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो एक पर्यटन की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ओरछा, ये आपको ध्यान रखना है, जो बुंदेलों की भूमि राजधानी के तौर पर जाना गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, कहता है मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऑप्शन है भोपाल में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है या रीवा में है। सही उत्तर है आपका दोस्तों ग्वालियर में। याद रखिएगा ये सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वो ग्वालियर में है। सीएजी जो है ना दोस्तों वो भारतीय संविधान के तहत है। भारतीय संविधान में जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में सीएजी की व्यवस्था देखने को मिलती है। मतलब एक संवैधानिक पद है सीएजी का। और ये भी याद रखना है आपको, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री जी के परामर्श पर। तो राष्ट्रपति जी द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और अगर पदमुक्ति की बात करेंगे दोस्तों तो पदमुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होती है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी व्यवस्था से इनको हटाया जाता है अगर ये संविधान के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं तो। पूरे भारत में भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सभी के लेखा परीक्षण का काम करने का काम सीएजी ही करता। तो राज्यों के लिए इसकी सेपरेट व्यवस्था नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका हर राज्य में कार्यालय होता है। मध्य प्रदेश में कहां है? ग्वालियर में है। अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना रिपोर्ट जो होती है कि वो केंद्र सरकार के अगर लेखे होंगे तो वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति इसको कहां रखवाते हैं दोस्तों? संसद में रखवाते हैं, बराबर। और अगर राज्य सरकार की रिपोर्ट है दोस्तों तो वो रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, जो कि राज्य की विधानसभा के पटल पर रखवाई जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये रिपोर्ट की बात हुई। अगर किसी को केक बनाया जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा उनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष का होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पूरा हो जाए उतने समय तक के लिए आपका कार्यकाल रहता है। और एक बार कोई व्यक्ति अगर केक के पद पर आ गया है तो उसके जाने के बाद उसको राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी के भी अधीन ये पद धारण नहीं कर सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब केक का जो पद है दोस्तों वो देश में नया नहीं है। आजादी के बाद आपको देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में व्यवस्था की गई है। लेकिन इसकी सबसे पहले व्यवस्था की गई थी 1858 में। 1858 में सबसे पहले भारत में इसका पद देखने को मिलता है। और ये व्यवस्था दोस्तों याद रखिएगा एडवर्ड ड्रमंड जो है, एडमंड ड्रमंड जो थे वो भारत में पहली बार केक बनाए गए थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन हम स्वतंत्र भारत की बात करें और भारतीय की बात करें तो यहां याद रखना है कि नरहरि राव
नरहरि राव जी जो रहे हैं दोस्तों, ये भारत के पहले केक बनाए गए थे और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं वो भारत के केक के पद पर हैं, ध्यान रखना है। केक को वेतन दोस्तों याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलता है, लगभग 2.5 लाख के आसपास वेतन अभी सीएजी को भारत में दिया जाता है और पूरी तरीके से स्वायत्त पद है, कोई भी मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। और एक संवैधानिक पद है केक का भारत में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उमरिया में है, मंडला में है, भोपाल में है या शिवपुरी में है। सही ऑप्शन है आपका दोस्तों भोपाल में। याद रखिएगा एमपी जो है वो प्रथम राज्य है जिसने अपने यहाँ पर एक स्वतंत्र आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? 1987 में बनाया था। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आपदा होता क्या है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर। तो आपदा क्या है दोस्तों? तो आपदा एक ऐसी व्यवस्था को आप कहते हैं जिसमें बहुत बड़े स्तर तक जन धन की हानि होती है, बराबर, तो उसको आप आपदा कहते हैं। और आपदा जो है दोस्तों वो प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है। कृत्रिम का मतलब बोल सकते हैं मानव जनित। क्लियर? तो ये आपदा होती है, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, ये बाढ़ हो, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और किसी फैक्ट्री में कोई विस्फोट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए बड़ा सा, ये क्या है? ये बोल सकते हैं मानव जनित आपदाएं होती है, ठीक है। और अगर हम भारत में इसके अधिनियम की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो पास किया गया था। भारत का आपदा प्रबंधन संस्थान की केंद्र की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो वो याद रखिएगा 1995 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। अगर हम आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 2005 में जब ये अधिनियम लेकर आए थे, इसके बाद भारत में 2006 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था जिसका हेड जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत के गृह मंत्रालय के अधीन होता है ये संस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में लेकर आए थे उसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यों में भी एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाना चाहिए। और उसी के आलोक में मध्य प्रदेश में भी लगभग 5 सितंबर के आसपास 2007 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था जिसका हेड जो होता है दोस्तों वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो मध्य प्रदेश में 2007 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना, भारत का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2006 में बना। मध्य प्रदेश का आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो 1987 में बना और भारत का आपदा प्रबंधन संस्थान जो केंद्र जो है वो 1995 में बना था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी स्थित है, इंदौर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है या उमरिया में है। दोस्तों सही उत्तर है आपका भोपाल में, 2007 में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा मार्शल आर्ट अकादमी मध्य प्रदेश की भोपाल में है और इसे 2007 में स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 कहता है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। ऑप्शन है आपके भोपाल में है, जबलपुर में है, मंदसौर में है या रायपुर में है। दोस्तों सही उत्तर है आपका भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है ना भोपाल में 1976 में स्थापित किया गया था और ये ICAR के अधीन व्यवस्था आती है। ICAR का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्लियर? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई को 1929 में और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका जो कार्यालय है ना दोस्तों वो भारत मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और इसके द्वारा भारत में कृषि संबंधी सारे रिसर्च या अनुसंधान किए जाते हैं और इसके माध्यम से ही भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है और मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान अगर पूछ ले दोस्तों तो आप क्या बताएंगे? भोपाल में 1976 में स्थापित किया गया था और इसके ये ICAR के अंतर्गत होता है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 कहता है RCPV नरहोना प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपके जबलपुर में है, मसूरी में है, मुंबई में है या भोपाल में है। दोस्तों याद रखिएगा नरहोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है और ये अकादमी 1966 के आसपास स्थापित की गई थी जिसके बाद 1975 में इसका नाम बदला गया था। प्रारंभ में इसको लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान अकादमी के तौर पर जाना जाता था लेकिन 1975 के आसपास को मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी कहा गया और सन 2001 में
2001 में नाम बदला और नाम बदलकर इसको दोस्तों याद रखिएगा नरहुना प्रशासनिक अकादमी नाम रखा गया, क्योंकि नरहुना जी जो थे ना वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव थे, इसलिए इनकी स्मृति में इसका नाम नरहुना अकादमी कर दिया गया, जहां पर सिविल सेवक जो होते हैं उनका ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का काम होता है, ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करें दोस्तों आईएएस जो बनते हैं दोस्तों, उनके लिए मसूरी में जवाहरलाल नेहरू अकादमी है, ये भी ध्यान रखना है। मसूरी में कहा? उत्तराखंड में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 10 कहता है जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके जबलपुर में, भोपाल में, छिंदवाड़ा में या मंडला में। सही उत्तर है आपका दोस्तों भोपाल में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पर आपको छिंदवाड़ा भी देखने को मिलता है और छिंदवाड़ा भी सही हो सकता है। कैसे? याद रखिए कि जब जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था तो छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था 1954 के आसपास। मतलब प्रारंभ में इसको कहां पर स्थापित किया था? छिंदवाड़ा में। ठीक है, लेकिन 1965 तक जब आप जाते हैं तो इसको बदलकर जो श्यामला हिल्स है, श्यामला हिल्स जो है आपका भोपाल में, यहां पर इसको कर दिया गया है। तो इसका मुख्यालय कहां कर दिया गया? 1965 से श्यामला हिल्स भोपाल में कर दिया गया, इसलिए आप भोपाल उत्तर लगाते हैं। अगर पूर्व में स्थापना की बात कर ले दोस्तों तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा में हुआ था। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भोपाल के भारत भवन को डिजाइन करने वाले वास्तुकार थे। ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया जी, फ्रैंक लॉयड राइट जी, ली कार्बूजियर या अशोक वाजपेयी। सही ऑप्शन है आपका दोस्तों चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था और 1982 में स्थापना हुई थी भारत भवन की। ये मध्य प्रदेश का एक सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम का केंद्र माना जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से भोपाल का जो भारत भवन है दोस्तों वो चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया था, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके इंदौर, भोपाल, रतलाम या जबलपुर। दोस्तों जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं। तो हम आज थोड़ा सा अलग तरीके से इसको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जबलपुर के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। 64 योगिनी मंदिर है, भेड़ा घाट है, धुआंधार जलप्रपात है, संगमरमर की नगरी है, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने इस पर डिस्कशन किया है। आज हम यह देखते हैं दोस्तों कि विभिन्न राजधानी मध्य प्रदेश में क्या क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में खेल राजधानी क्या है, धार्मिक राजधानी क्या है, औद्योगिक राजधानी क्या है, फिर पूछता है आपसे वित्तीय राजधानी क्या है, फिर पूछता है प्रशासनिक राजधानी क्या है, फिर आपसे पूछता है वो संगीत राजधानी क्या है ना। तो ये आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर खेल राजधानी पूछे तो आप बोलेंगे इंदौर में है, धार्मिक राजधानी पूछे तो आप बोलेंगे उज्जैन है, औद्योगिक राजधानी पूछे तो आप बताएंगे इंदौर में है, वित्तीय राजधानी पूछे तो आप बताएंगे इंदौर में है, प्रशासनिक राजधानी पूछे तो आप बोलेंगे भोपाल में है, और आपसे पूछा संगीत राजधानी क्या है तो मेहर में है। इसके अलावा पूछा जाए आपसे तांबा राजधानी पूछे तो मलाजखंड बालाघाट है। इसके अलावा मैग्नीज राजधानी पूछे तो याद रखिएगा मैग्नीज राजधानी भी क्या है, बालाघाट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है। तो ये मध्य प्रदेश की अलग अलग आपने राजधानी क्या है, जिसमें एक और राजधानी लिख सकते हैं ऊर्जा राजधानी। अगर पूछे तो याद रखेंगे सिंगरौली है। सिंगरौली को क्या बोला है आपने, ऊर्जा राजधानी का नाम दिया। पचमढ़ी अगर आप जाएंगे तो पचमढ़ी जो है उसको क्या बोला है आपने दोस्तों, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा है। छुट्टी मनाने के लिए आप पचमढ़ी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग राजधानियां हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों को जो घोषित किया है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये राजधानियां एक ना एक एग्जाम में आपको आ ही सकती है बराबर, और ज्यादा कठिन भी नहीं है, इजीली आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप जो भी मध्य प्रदेश स्तर की परीक्षा देते हो, जिसमें भी एमपीजी के आता है, उसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और मेरा उद्देश्य यही फाइनल है। और हम ये करके रहेंगे कि मध्य प्रदेश के जीके से जो भी प्रश्न आते हैं वो आपसे न छूटे, आप आराम से उनको बना दें। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेक्चर कंटिन्यू देखना पड़ेगा, इसको नोट करना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 कहता है मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इंदौर में है, बांधवगढ़ में है, भोपाल में है या बैतूल में है? सही उत्तर है दोस्तों आपका वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, जो 1982 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा एक और चीज आप याद रखते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन सर्वेक्षण संस्थान 1981 में बनाया था। कहां बनाया था?
देहरादून में बनाया था, और ये 1987 से क्या करता है, फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट होता है वो जारी करता है। कितने समय में, हर 2 वर्ष में जारी करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसके तहत दोस्तों जो 2023 में या इसकी नवीनतम रिपोर्ट देखें उसके तहत मध्य प्रदेश जो है वो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कहता है प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन है देपालपुर इंदौर, संग्रामपुर दमोह, पीतमपुर धार, या फिर मंडीदीप रायसेन। सही उत्तर है आपका दोस्तों संग्रामपुर दमोह में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन में, भोपाल में, इंदौर में, या जबलपुर में। याद रखिए सही उत्तर है आपका इंदौर में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, लेकिन आज हम इसको अलग प्रकार से डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि और दूसरे इससे फैक्ट कौन से निकल सकते हैं। ठीक है, तो कहां है ऋतु वेधशाला? इंदौर में दोस्तों, याद रखना है। अगर हम ऋतु वेधशाला की बात करें दोस्तों, तो भारत में जय सिंह, सवाई जय सिंह जो रहे हैं राजा, ये राजस्थान के राजा थे। ठीक है, राजस्थान में राज करते थे, और ये जो थे ना दोस्तों, इनको खगोल शास्त्र से और हम बोल सकते हैं कि गणित से ये इनको बहुत प्रिय था। तो गणित और खगोल शास्त्र इनको बहुत प्रिय था और इसमें एक्सपर्ट भी थे। और इन्होंने क्या किया, भारत में अलग अलग जगह पर, लगभग 5 जगहों पर वेधशालाएं स्थापित करवाई। कितनी जगहों पर? 5 जगह पर। कहां कहां पर? एक जयपुर पे करवाई, जिसको पिंक सिटी कहते हैं आप। दिल्ली का जंतर मंतर है, क्लियर। इसके अलावा उज्जैन में भी जंतर मंतर है, इसके अलावा मथुरा में भी जंतर मंतर है, और वाराणसी में भी जंतर मंतर। मतलब 5 जगहों पर आपको जंतर मंतर ऋतु वेधशालाएं देखने को मिलती है, जो किसने बनाई है? जयसिंह जी ने स्थापित करवाई थी, जो कि बहुत लंबे समय तक राजस्थान के क्षेत्र में राज करते हैं। और जहांदार शाह जो एक मुगल शासक था, जहांदार शाह ने इन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किसको? जयसिंह को। तो ये जंतर मंतर स्थापित किए गए। जो जयपुर का जंतर मंतर है ना दोस्तों, इसको 2010 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहां पर आपको विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी देखने को मिलती है। और ये सभी जगहों पर आपको खगोल शास्त्र से संबंधित जो भी यंत्र होते हैं, चीजें होती हैं, वो यहाँ पर स्थापित दिखती हैं। बराबर, तो ये जयसिंह जी के द्वारा स्थापित की गई उज्जैन की नगरी में है। पूरे भारत में 5 जगहों पर आपको ये वेधशाला देखने को मिलती है, जो कि इनके द्वारा स्थापित की गई थी। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? वो कहता है मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? दोस्तों अच्छा प्रश्न, पहले कई बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आ सकता है। ऑप्शन है आपके 6 बार, 5 बार, 4 बार या 3 बार। सही उत्तर है दोस्तों आपका 3 बार। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है? 1977 में, 1980 में, 1992 में। तो 77 में, 1980 में, 1992 में 3 बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। जब 1977 में लगता है दोस्तों, तो मोरारजी देसाई इस समय पीएम थे। 1980 में लगता है तो इंदिरा जी पीएम थी, और 1992 में नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। बराबर, यहां पर याद रखिएगा कि जो 1992 में आपातकाल लगा था ना, ये सॉरी राष्ट्रपति शासन लगा था ना, ये 16 दिसंबर 1992 से लेकर 6 दिसंबर 1993 तक था। जो 1980 में इंदिरा गांधी जी के समय लगा था ना, उसके डेट याद रखिएगा, ये 18 फरवरी 1980 से लगभग 8 जून 1980 तक चला था। और इस वाले की हम बात करें दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि 29 अप्रैल 1977 से लेकर लगभग 25 जून 1977 तक पहला आपातकाल लगा था। सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है ये, इसको आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन पहली बार 1977 में, दूसरा लगा था 1980 में, तीसरा लगा था 1992 में। क्लियर? इसको हम राज्य आपातकाल भी कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 356 के तहत यह व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति शासन से आशय है कि अगर किसी भी राज्य में संविधान के हिसाब से सरकार न चल रही हो, तो उस राज्य में राज्यपाल जैसे ही इस बात को तय कर लेता, उसको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ सच में ऐसा है, तो उस राज्य में एक राज्यपाल जी रिपोर्ट बनाते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं, और राष्ट्रपति जी के आदेश पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन करते हैं किसी भी राज्य में। बराबर, तो ये राष्ट्रपति शासन है। ये किसी भी समय हो सकता है, बस याद रखिएगा कि राज्य की जो सरकार होती है वो इस समय नहीं
होती तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे शासन करती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था आपको कितनी बार देखने को मिली है? 3 बार देखने को मिली है, 1977 में, 1980 में और 1992 में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों 2 प्रकार की और व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में है आपातकाल की, तो याद रखिएगा 352 आर्टिकल नंबर 352 जो है ना वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। काय की बात करता है? राष्ट्रीय आपात की बात करता है। अगर भारत पर किसी भी देश का आक्रमण हो जाता है या भारत में आंतरिक रूप से सशस्त्र विद्रोह चालू हो जाता है, सशस्त्र दंगे फसाद हो जाते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये याद रखना आप लोगों को। और इसके अलावा 360 आर्टिकल जो है ये वित्तीय आपात की बात करता है। अगर भारत की वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वित्तीय आपात घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है दोस्तों, उसको 2 माह के भीतर संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है। दूसरी बात होता है कि इसे 6-6 माह करके 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें संसद का अनुमति होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वो भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 17 कहता है प्रदेश की पहली चलित आंगनबाड़ी जुगनू का प्रारंभ कहां किया गया था? ऑप्शन है इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या सागर में। दोस्तों ऑप्शन है आपका सही इंदौर में, 2015 में इसका प्रारंभ किया गया था। चलित आंगनवाड़ी जुगनू का मतलब था दोस्तों कि इसमें हर जगह पर आंगनवाड़ी के जो लोग होते हैं, आशा कार्यकर्ता, तो वो जाते हैं, जाने के बाद वहां बच्चों का वजन करते हैं। वजन के बाद अगर उन्हें लगता है कि जो बच्चा है वो कुपोषित है, वजन कम है, तो उनका कहीं ना कहीं पोषण की पूर्ति करने की चीजें मुहैया कराते हैं। तो ये अब घर घर जाकर, क्षेत्रों में जाकर चीजें मुहैया कराने का अभियान है दोस्तों, ताकि जो मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या है उसका समाधान हो सके। क्योंकि अगर हम भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, खासकर श्योपुर सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर 2 है मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, या इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों आपका मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है ना, ये काली मृदा का क्षेत्र है, और काली मृदा जो होती है दोस्तों वो बेसॉल्ट चट्टान से बनती है। जो बेसॉल्ट चट्टान होती है ना दोस्तों, ये एक आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान जो होती है वो लावा के जमाव से बनती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें दोस्तों तो ज्वालामुखी तो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या पहले से है। तो याद रखिएगा कि गोंडवाना का जो क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश का, ये अफ्रीका में जुड़ा हुआ था पहले, और अफ्रीका से जब पूरा भारतीय क्षेत्र टूटकर आया तो बीच में रीयूनियन आइलैंड, जो कि हिंद महासागर का एक इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी आइलैंड है, यहाँ पर भारत का क्षेत्र रुका, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्र पर भी ज्वालामुखी गतिविधियां हुई, क्योंकि रीयूनियन आइलैंड जो था एक ज्वालामुखी द्वीप रहा, वहां बहुत ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही थी। तो वहां से जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और वो भारत के भूभाग में जमा, तो वो भाग आज मालवा का दक्कन का पठारी है। और यहाँ जो ज्वालामुखी का उद्गार के बाद आग्नेय चट्टानें बनी थी, वही बेसाल्ट की चट्टानें थी, जिनके विखंडन के बाद काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसके बारे में मैं पहले के लेक्चर्स में डिटेल में बात कर चुका हूं। तो याद रखिए सभी लेक्चर्स आपको देखना है। अगर हम हर क्वेश्चन पे कुछ जो दोहराव हो रहा है उसको डिटेल करेंगे तो समय ज्यादा लगता है, इसलिए हम पहले काली मिट्टी पे बात कर चुके, तो वहां पर काली मिट्टी को देखिए, और लावा के साक्ष्य कहां मिले? तो मालवा के पठार पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 19, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है? प्रश्न ऑप्शन है आपके हजारी, गुरु शिखर, शिगार या जाना पाव। सही उत्तर है दोस्तों आपका शिगार चोटी, लगभग 881 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 कहता है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ऑप्शन है विंध्याचल एवं पूर्वी घाट, सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट, विंध्याचल एवं अरावली, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। याद रखिए सही उत्तर है आपका विंध्याचल एवं सतपुड़ा। विंध्याचल जो एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पर स्थित और सतपुड़ा एक अवरुद्ध पर्वत, और दोनों के बीच में नर्मदा घाटी है जहां से नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक के पश्चिम से होता है, लगभग 13-12 किलोमीटर बहती है एक भ्रंश घाटी में, और अंत में जाकर गुजरात के भरूच के पास में खंबात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इस पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि इस पर स्थापित परियोजना आदि के बारे में, तो वो आप लोगों ने वहां सीख लिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 21 कहता है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन है गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के
14 जिले लगते हैं, जहां सबसे ऊपर बात करें दोस्तों तो मुरैना और अंत में जो है वो सिंगरौली जिला आता है। ये जो पूरा पट्टी है आपकी, ये पूरी पट्टी बोल सकते हैं यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित है। कब कितने जिले? लगभग 14 जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, कहता है मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन है कुड़प्पा समूह में, विंध्यन समूह में, गोंडवाना समूह में या धारवाड़ समूह में। सही उत्तर है दोस्तों आपका गोंडवाना समूह। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इंदौर किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2001 में, 2009 में, 2005 में, 2004 में। पहले ही बताया आईआईटी इंदौर 2009 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 कहता है मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? विदिशा में, इंदौर में, छिंदवाड़ा में या रायसेन में। सही उत्तर है दोस्तों आपका छिंदवाड़ा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है, कहता है राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहां है? ऑप्शन है इंदौर में, भोपाल में, सागर में या ग्वालियर में। याद रखिएगा सही उत्तर है आपका इंदौर में। राजा रमन्ना जो उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों ये 1984 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1984 में स्थापित किया गया था। क्लियर? तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के 25 क्वेश्चंस भी चर्चा किए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगले लेक्चर में फिर से मिलता हूं नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।